नमस्कार दोस्तों आज हम लोग रेलवे से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आया है उसी पर बात करेंगे। देखो, आप लोग हमेशा एएलपी की वैकेंसी को लेकर के जैसा कि उत्साहित रहते हैं कि वैकेंसी कब आएगी। उससे पहले हम वैकेंसी आने से पहले कुछ रेलवे जो इन्फॉर्मेशन छोड़ा है उस पर थोड़ा आज हम लोग एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम 2018 के वैकेंसी में खुद सिलेक्शन हुए, आप लोग को भी पता है 2018 के वैकेंसी का जो एएलपी आया था, एएलपी प्लस टेक्नीशियन, तो एएलपी का 2018 का जो वैकेंसी था उसमें हम खुद सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें जितने कैंडिडेट का मेडिकल लिया गया था, टोटल ओवरऑल कैंडिडेट जितना भी लड़का आपका सीबीटी 2 और साइको, समझ रहे हैं ना, सीबीटी 2 प्लस साइको जितना ये लड़का पास किया था, सबका टोटल ओवरऑल कैंडिडेट का मेडिकल ले लिया गया था। समझ रहे हैं ना, ओवरऑल कैंडिडेट का मेडिकल ले लिया गया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबको ज्वाइनिंग नहीं कराया था। समझ रहे हैं ना, जो कैंडिडेट आरआरबी का जो मतलब कि उसका कटअप था, जो पार किया था, जो कटअप नहीं पार किया था, स्टैंड बाय में रखे थे, उनका मेडिकल और जो कटअप पार किया था, दोनों का मेडिकल ले लिया गया था। लेकिन यहाँ पर रेलवे क्या किया था कि जिसका कटअप पार हुआ था, यानी कि जो रेलवे का जो कटअप था उसका जो पार कर गया था, जो मेन लिस्ट में थे कैंडिडेट, मेन लिस्ट में थे, इसका जो मेडिकल लिया गया था वो पहले लिया गया था। समझ रहे ना, फर्स्ट मेडिकल जो लिया गया था इसका लिया गया था नंबर वाइज। देखो, रेलवे जो मेडिकल करवाते हैं यहाँ पर आपको जो है ना, जैसे आप सीबीटी 2 और ये साइको दोनों पास करते हैं, जिसका जितना नंबर आता है, इसे 70 नंबर आ गया किसी का, चलो मेरा आ गया 65 नंबर, तो इस तरह से जो 70 नंबर वाले हैं उसका मेडिकल पहले करवाएगा, देन उसका ज्वाइनिंग भी पहले करवाएगा, और 65 जैसे कि बोले हम हैं, उसके बाद जो करवाएगा मेरा करवाएगा, और फिर उसके बाद मेरा ज्वाइनिंग करवाएगा। समझ रहे हैं ना, ऐसे रेलवे अपना मेडिकल प्लस ज्वाइनिंग भी करवाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, जो स्टैंड बाय लिस्ट में आते हैं, जो मेन लिस्ट में नहीं आते, जो स्टैंड बाय लिस्ट में आते हैं, इसका जो मेडिकल होता है इन दोनों के बाद होता है। यानी कि रेलवे को जितना कैंडिडेट अभी चाहिए इमरजेंसी, उसको तुरंत जिसको उससे काम करवाना है, उसको पहले वो मेडिकल प्लस ज्वाइनिंग ये दोनों करवाएगा। यानी कि मेडिकल दोनों का कंप्लीट कर देगा तो उसका ज्वाइनिंग का प्रोसेस चालू रहेगा। समझ ना, इसका जो मेडिकल होगा, 70 वाले का जो मेडिकल होगा, ये मेरे लिए रुकेगा नहीं यहाँ पे कि मेरा 65 वाले का भी मेडिकल करवाएंगे तब दोनों का ज्वाइनिंग करवाएंगे, ऐसा नहीं। 70 वाले का मेडिकल होगा, उसका ज्वाइनिंग चालू हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, 65 वाले का मेडिकल होगा, इसका भी ज्वाइनिंग चालू होगा। लेकिन मेडिकल यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद जो स्टैंड बाय लिस्ट में कैंडिडेट होते हैं उसका भी मेडिकल चालू कर देता है रेलवे। और 2018 के वैकेंसी में यही किया था। इसने क्या था, मेन लिस्ट वाले सारे कैंडिडेट का मेडिकल प्लस ज्वाइनिंग चलते रहा। जैसे ही मेडिकल खत्म हो गया मेन लिस्ट वाले का, स्टैंड बाय लिस्ट का जितना कैंडिडेट थे सबका मेडिकल चालू कर दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इसका ज्वाइनिंग नहीं करवाया, मेडिकल करा करके सबको घर में बैठा दिया गया है। और अभी रेलवे जैसा कि बोले, आप लोग 18 की जो वैकेंसी आई थी, जो इसका स्टैंड बाय लिस्ट कैंडिडेट था, जितना कैंडिडेट का ज्वाइनिंग आपका मेडिकल लिया गया था, जो फिट पाया गया था, उसका अभी फिर से ईमेल के द्वारा उसको मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है और कहा रहा है कि आपका ज्वाइनिंग कराया जाएगा, इसलिए मेडिकल देने आप आइए, ठीक ना। तो जैसा कि सेंट्रल रेलवे, जैसा कि सेंट्रल रेलवे और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, SECR, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे और सेंट्रल रेलवे, ये दोनों यहाँ पर जो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट है इस सेंट्रल रेलवे और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से जो कैंडिडेट जुड़े हुए हैं उसको ईमेल कर रहा है रेलवे, और कह रहा है ईमेल में कुछ दिया गया है, यहाँ पर नाम भरना है, क्या समझ रहे हैं, जो कैंडिडेट का नाम है वो भरना है, फादर्स नेम क्या है वो भरना है, और रोल नंबर क्या था वो भरना है। आपका जब दे रहे हैं आप, जब उसको सबमिट करेंगे फॉर्म, वो डेट भरना है, और सिग्नेचर करना है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में सिग्नेचर करना है। और कहा रहा है कि आप ये फॉर्म को फिल करके आप मेडिकल देने आइए, यानी कि उसका फिर से मेडिकल लिया जाएगा। और मेडिकल लेने के बाद उसमें साफ साफ लिखा है कि जैसे ही आप मेडिकल पास करेंगे तो आपको ज्वाइनिंग करवाया जाएगा, ये नहीं कि फिर से बैठाया जाएगा, उसका ज्वाइनिंग तुरंत करवाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और लिखा है दोस्तों, उस टाइम जो रेलवे मेडिकल स्टैंड बाय लिस्ट का जो मेडिकल करवाया था, इसका जो कैंडिडेट पास था और वो घर में बैठा दिया, अभी फिर से मेडिकल लेगा रेलवे,
फिर से यहाँ पे मेडिकल लेगा, लेकिन यहाँ कह रहा है कि फिर से आपको मेडिकल पास करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी तरह से बाय चांस मेडिकल अनफिट होते हैं तो आपको रेलवे ज्वाइनिंग नहीं करवाएगा, यानी कि आपको अनफिट घोषित कर दिया जाएगा और आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। इसीलिए उसका फिर से मेडिकल लिया जाएगा। देखो मेडिकल तो रेलवे में होता ही, हम लोग का भी होता है प्रत्येक 3 साल पे। देखो मेरा अभी 3 साल पूरा नहीं है, अभी मेरा यानी कि समझ लो कि ये 16 दिसंबर 2019 को हम ज्वाइनिंग किए हैं। 16 दिसंबर 2019 को हम ज्वाइन किए हैं, ठीक ना। 19/3/22 समझ सकते हैं, यानी कि 22 तो हो रहा है, अभी तो 22 चल रहा है ना, लेकिन यहाँ से मेरा मेडिकल नहीं जोड़ा जाएगा। हम जो इंडिपेंडेंट हुए यहाँ पे, तो ये तो ज्वाइनिंग हुआ है मेरा हम यानी कि डिवीजन में आकर के रिपोर्ट किया, वहाँ पर ज्वाइनिंग किए, लेकिन इंडिपेंडेंट हुए यानी कि मेरा जो काम चालू हुआ है वो शायद 2020 से शायद, यानी कि 2023 में दोस्तों 2023 में मेरा फिर से मेडिकल होगा, समझ रहे हैं ना। 2023 में मेरा फिर से मेडिकल और मेरा ट्रेनिंग दोनों एक साथ होगा। रेलवे प्रत्येक 3 साल पे दोस्तों, प्रत्येक 3 साल पे मेडिकल और ट्रेनिंग दोनों चीज करवाता है। आपको प्रत्येक 3 साल पे करना होता है और पास भी करना होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप जब फर्स्ट टाइम आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको जो ट्रेनिंग दिया जाता है दोस्तों, ये ट्रेनिंग आपको पास करना होता है, वरना अगर फेल हो जाएंगे यानी कि पास नहीं होंगे तो फिर से आपको जॉब से बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि आपका जब ज्वाइनिंग लेटर आता है उसमें साफ साफ लिखा होता है, सारा कुछ डिटेल में लिखा रहता है। ये जो आपका ज्वाइनिंग करवाया जाता है टेम्प्रोरी ज्वाइनिंग होता है, परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट आप तभी होंगे जब आप ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग पास करके निकलेंगे, ऐसा होता है। तो आपको यहाँ पर ओबीसी एसटी एससी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है और जनरल के लिए अलग अलग है। जनरल कैंडिडेट जितने हैं, जनरल कैंडिडेट जितने भी जनरल कैंडिडेट है, जनरल हो गया ओबीसी हो गया, इस दोनों के लिए एक ही रहता है। यानी कि दोस्तों आपको एक बार में ट्रेनिंग पास होकर के निकलना होता है। ट्रेनिंग के टाइम जो पैसा दिया जाता है जिसको स्टाइफंड बोलते हैं वो दिया ही जाता है, सबको बराबर हो गया। जनरल ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ठीक ना, सबको पैसा दिया ही जाता है। लेकिन जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए क्या होता है ना कि आपको 2 चांस ही दिया जाता है। एक चांस में तो आपको पैसा देगा, लेकिन दोहरा करके जो जनरल और ओबीसी को ट्रेनिंग करवाएगा, ट्रेनिंग तो करवाएगा दोहरा करके। अगर आप फेल हो जाते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप फेल हो जाते हैं तो दोहरा करके फिर से ट्रेनिंग करवाएगा, लेकिन आपको रेलवे स्टाइपेंड जो दे रहा था 20,000 23,000 जो भी मिलता है ये आपको नहीं देगा। यानी कि अपने पैसा खर्च करके आपको ट्रेनिंग करना होता है। लेकिन इस दोनों के लिए क्राइटेरिया अलग है। इस दोनों को 2 बार फेल होने पर दोनों बार पैसा देगा, लेकिन तीसरा बार में आपको इसको अपने दम पर इसको पास होकर के निकलना होता है। यानी कि रेलवे आपको तीसरा बार जो आपको ट्रेनिंग जो में समय लगेगा, जो पैसा मिलता था वो नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसको 3 चांस में इसको पास होकर निकलना होता है और इसको 2 ही चांस दिया जाता है, ठीक ना। तो और मेडिकल का देखो, अभी जो हम बोले जैसा कि मेरा जो मेडिकल होगा 2023 में जो मेडिकल होगा, रेलवे अभी मेरा मेडिकल जो करवाएगा इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही हम फ्रेश मेडिकल दे करके आए हैं, जैसे कोलकाता बोर्ड भरे थे, कोलकाता में मेरा गार्डन रिच में मेडिकल हुआ था, ठीक ना, वहां पर जो मेरा फ्रेश मेडिकल हुआ वैसा ही मेडिकल यहाँ 2023 में भी होगा। लेकिन जैसे कि हम 2019 में जो मेरा मेडिकल हो रहा था, यहाँ पर जो हम फ्रेश मेडिकल पास होकर के आए हैं, वही चीज़ यहाँ पर हमको 23 में भी पास करना होगा। एक बार पास करना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। यानी कि यहाँ पर कोई लोचा नहीं चाहिए। जैसे मेरा आई 6/6 है दोनों, ठीक ना, और कहीं शरीर में कोई तरह का दिक्कत नहीं बताया गया था। तो वैसा ही चीज जैसा कि 2019 में हम पास किए, सेम टू सेम हमको 2023 में भी पास करना पड़ेगा। आई 6/6 से 6/9 नहीं होना चाहिए। यही मेरा मतलब कहने का मतलब दोस्तों, जो चीज आप यहाँ पर किए थे मेडिकल में पास एक्यूरेट, उसको रेलवे को 2023 में यही चाहिए एक बार। उसके बाद आप जब ये कंप्लीट रेलवे का ये प्रोसीजर पास कर जाएंगे तो उसके बाद क्या होता है, आप जैसे 2023 के बाद कब होगा मेरा मेडिकल, 2026 में होगा। तो उस टाइम कुछ भी आ जाए, आई 6/6 से 6/9 भी हो जाए तो फिर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर 2023 में ही अगर 6/6 की जगह 6/9 निकल गया, क्योंकि यहाँ पर 6/6 था, यहाँ पर 6/6 था, और यहाँ पर अगर 6/9 निकल गया तो कहीं कहीं रेलवे आपके ऊपर कार्यवाही करेगा, समझ रहे हैं ना। आपको फिलहाल ड्यूटी से आपको मतलब जो आप ड्यूटी करते हैं वहाँ से आपको रोक दिया जाएगा। हाँ, उसके बाद जो उसका प्रोसीजर है कार्रवाई जो भी हो उसका वो करना चालू कर देगा, ठीक है। हो सकता है आपको जॉब से बाहर भी कर सकता है, समझ रहे हैं ना। इसलिए रेलवे कहता है देखो, पहला जो मेडिकल होता है आपका फ्रेश मेडिकल, वो तो बड़ा हॉस्पिटल जैसे कोलकाता का बोले हम गार्डन रिच SCR साउथ ईस्टर्न रेलवे का गार्डन रिच है तो वहाँ होता है। लेकिन जब आप 2023 में जो मेरा मेडिकल होगा, जैसे हम आद्रा डिवीजन में, आद्रा डिवीजन का जो हॉस्पिटल है यहाँ पर होगा पर्सनली
रेलवे के द्वारा यहाँ पर लिया जाएगा, समझ रहे हैं ना। और वहाँ पर पूरा ओवरऑल कैंडिडेट का मेडिकल होता है, लेकिन यहाँ पर मेरा सिर्फ डिवीजन में जो हॉस्पिटल है वहाँ मेरा मेडिकल होगा। और यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया को हमको पास होकर के ही निकलना पड़ेगा, नहीं तो फिर रेलवे हमको कहीं कहीं दिक्कत कर सकता है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का ईमेल कर रहा है, अभी रेलवे ईमेल कर रहा है, ईमेल के जरिए उसको बुला रहा है, इसीलिए उसको एक बार मेडिकल ले करके उसको पास करना पड़ेगा। और जो कैंडिडेट पास करेगा उसी का ज्वाइनिंग भी होगा, और जो कैंडिडेट फेल करेगा उसका ज्वाइनिंग नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। यही दोस्तों इन्फॉर्मेशन था जो आप लोगों को बताना था, समझ रहे हैं ना। अब जहाँ तक रहा दोस्तों वैकेंसी की बात अब समझ सकते हैं कि अगर आरआरबी सेंट्रल रेलवे और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ये दोनों अगर चालू हो गया है तो हो सकता है कहीं कहीं धीरे धीरे प्रत्येक बोर्ड, प्रत्येक जोन अपना अपना कैंडिडेट जो उसका स्टैंड बाय में फंसे हुए हैं उसको बुलाना चालू कर देगा, क्योंकि रेलवे में एएलपी की ज़रूरत अभी बहुत ज़्यादा है। जैसा कि हम लोग का ड्यूटी थोड़ा हार्ड हो रहा है, आप लोग को ये अगर पता हो, आप लोग का भाई सब हो तो आपको पता होगा, ठीक ना। इसलिए दोस्तों यहाँ पर देखो वैकेंसी तो अभी अब कहना मुश्किल है, पता नहीं कब क्या हो जाएगा, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, कुछ कंफर्म कोई नहीं बोल सकता है, ठीक ना। और ये सारा जो चीज़ें हैं जो कैंडिडेट को बुला रहा है वो उसको आरआरबी सीडीजी यानी चंडीगढ़ के जो वेबसाइट है उस पर सबमिट करने के लिए बोल रहा है। ये सारे फॉर्म करेगा चंडीगढ़ की वेबसाइट पर। आपको अगर कोई कैंडिडेट है तो यहाँ से ईस्ट सेंट्रल रेलवे और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे तो आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक ना दोस्तों। इसलिए बोलते हैं ना कि आप लोग जो तैयारी करते हो, तैयारी दोस्तों इसलिए हम बोलते हैं ऐसा इसलिए करो कि आपको कहीं दिक्कत ना हो। देखो आपका जनरल कंपटीशन हम देखो बराबर समझाते आ रहे हैं आप लोग को। आप जनरल कंपटीशन का जब तैयारी करते हैं दोस्तों, जनरल कंपटीशन का जब तैयारी करते हैं, ठीक ना, तो इसमें देखो सबका सिलेबस मोटा मोटी अगर देखा जाए एक ही है। आप जिसमें एसएससी आ जाए या स्टेट लेवल का एसएससी आ जाए, हाँ स्टेट लेवल का जो एसएससी होता है या फिर एसआई होता है, समझ रहे हैं ना। स्टेट लेवल आप जिस भी स्टेट में है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, जहाँ से भी हैं आप, वहाँ का एसआई होता है। या फिर आपका जीडी आता है जो सेंट्रल रेलवे का आता है। या फिर आपका रेलवे में बहुत सारा पद है जो अभी आपका एनटीपीसी का लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 4, 5, 6 ये सब चल रहा है, ठीक ना। ग्रुप डी हो या फिर एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, दोस्तों सबका मोटा मोटी सिलेबस एक ही है, ठीक ना। इसीलिए बोलते हैं ना आपको अगर चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ेंगे ना, सिलेबस अगर देखा जाए जो आपका है फिजिक्स केमिस्ट्री जो मैथ है आपका, समझ रहे हैं ना, मैथ है, रीजनिंग है, जीके में आपका आ गया ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सब आ गया दोस्तों। मोटा मोटी सबका सिलेबस एक ही है, ठीक ना। इसमें भी मैथ रीजनिंग पूछता है, जितना भी स्टेट लेवल का एसएससी होता है इसमें भी मैथ रीजनिंग पूछता है। एसआई में यही है, थोड़ा मैथ रीजनिंग नहीं पूछता है, मैथ पूछता है, 4-5 पूछता है, जीके का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन आपका जीडीएसएस जो होता है रेलवे मैथ रीजनिंग, जीके जीएस साइंस रहता है। रेलवे का तो आपको पता ही है, ठीक ना, एएलपी पता ही है, टेक्नीशियन पता ही है दोस्तों। इसलिए बोलते हैं मोटा मोटी देखो आप एएलपी के लिए भी मैथ बनाएंगे, रीजनिंग बनाएंगे, साइंस पढ़ेंगे, जीके पढ़ेंगे, करंट पढ़ेंगे। ग्रुप डी के लिए भी वही पढ़ेंगे, टेक्नीशियन के लिए भी वही पढ़ेंगे, जीडी के लिए भी वही पढ़ेंगे, एसएससी के लिए भी वही पढ़ेंगे। स्टेट लेवल एसएससी में थोड़ा ये होगा, थोड़ा स्टेट का क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक चीज़ देखना है आप। लेकिन देखो एसआई में आप जो पढ़ रखे हैं वही है, आपका जो जीके लेवल है थोड़ा यहाँ पर थोड़ा बढ़ा देना है, ठीक है ना। तो दोस्तों मोटा मोटी सिलेबस एक ही है, इसलिए बोलते हैं आपको कि जब भी पढ़ो भाई चैप्टर वाइज क्लियर करो। चैप्टर वाइज आप पढ़ लो ना, 2-3 वो बुक रखो ना बढ़िया। देखो लूसेंट का बुक तो आपके पास होना ही चाहिए, हम हमेशा बोलते हैं दोस्तों लूसेंट का बुक रखो ही रखो आप, ठीक है ना। लूसेंट हो गया, घटना चक्र आ गया, ठीक ना, और सार संग्रह हो गया, ठीक ना। देखो लूसेंट और सार संग्रह ऐसा बुक है जो किसी पर्सनल एग्जाम को ये मतलब कि क्या बोल सकते हैं, किसी पर्सनल एग्जाम को लेकर के आप नहीं बोल सकते कि ये बुक पढ़ने से कोई एक पर्सनल एग्जाम ही निकालेंगे। लूसेंट हो गया, सार संग्रह, ये सब जो है प्रत्येक एग्जाम में आपको जो है मदद करता है और आप पढ़ते भी हैं। इसीलिए बोलते हैं ना कम से कम जितने सारे बुक है आपके पास, लूसेंट का हो या सार संग्रह हो या फिर यूनिक का हो या फिर आपका यूथ पब्लिकेशन का हो, जो भी दोस्तों बुक है, चैप्टर वाइज सिलेबस को क्लियर करो। आपको खुद पता नहीं चलेगा आप कहाँ पहुँच जाएंगे। आप रेलवे में आना चाह रहे थे, पता नहीं, हो सकता है आपका ग्रेजुएशन क्लियर होते होते उधर एसआई का वैकेंसी हुआ आया तो एसआई में क्लियर हो गया, एसआई में आप चले गए। स्टेट लेवल का कोई वैकेंसी आया, एसएससी सब जैसे बिहार एसएससी सब आता है उसमें हो सकता है उसमें चले गए आप, समझ रहे हैं ना। आप खुद कहाँ चल जाएंगे, जैसे एसएससी जीडी का आता है, हाँ जीडी का जो फॉर्म आता है
उसमें कितना अच्छा पद रहता है, सियासत सब कितना अच्छा अच्छा पद है, वहाँ हो सकता है आप चले जाए। दोस्तों आप पढ़ो, चैप्टर वाइज पढ़ो। हाँ, आपको हम कभी एक चीज़ के लिए तैयार होने के लिए नहीं बोलेंगे। जैसे कि समझ लो कि एक सेना को तैयार किया जाता है, उसको ये नहीं बोला जाता है कि आपके घर में यानी कि भारत के अंदर में कुछ ऐसा घटना हो जाए, आतंकवादी हो जाए तो वहाँ कैसे लड़ना है, बॉर्डर पे भेज दिया जाए तो वहाँ पर दूसरा तरीका, दूसरा पिस्तौल, ऐसा भी कुछ भी नहीं, समझ रहे हैं ना। आपको दोस्तों उस तरीके से तैयार होना पड़ेगा। आपको जब भी जिस भी मोमेंट में, जब भी आपको एग्जाम में, जिस मोमेंट में, जिस एग्जाम में आप बैठेंगे उस हिसाब से आप तैयार हो सकें। इसके लिए क्या है ना, आप बढ़िया से चैप्टर वाइज पढ़ो और 6 से 8 मंथ अगर दे देते हैं, आप देखते हैं दूसरे को देखते रहते हैं कि ये कैसे कर लिया, ये कैसे कर लिया, लेकिन आपको जितना हम बताते हैं अगर 6 से 8 मंथ तक उसमें दे देते हैं टाइम, आपका तैयारी बहुत अच्छा खासा हो जाएगा और आप किस वैकेंसी में कब कहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे कहना मुश्किल है, ठीक ना। उम्मीद करेंगे दोस्तों ये सारी चीज़ आप लोग समझे होंगे। और जैसा कि बोले अगर कोई फ्रेंड हो तो आप वहाँ से उससे संपर्क होकर के लेकर संपर्क में आकर के उससे जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।